वो जो श्रृंखला है इस देश के लिए अपना जीवन लगाने वाले लोगों की, वो श्रृंखला अभी रुकी नहीं है, वो चेन अभी टूटी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आज इस सम्मेलन में, इस भवन में उपस्थित हैं और उन सब लोगों का उद्देश्य यही है कि इस देश में वो तमाम नौजवान साथी जो अपने अपने गांव में, अपने शहरों में, कस्बों में इस षड्यंत्रों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और बाद में जब उन्होंने कुछ बड़ा करने का प्रयास किया तो सरकार ने और प्रशासन ने उनकी आवाज़ को दबा दिया। उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि इस असंगठित युवा शक्ति को, जिसके अंदर करने का जज्बा तो है, जिसके अंदर इच्छा शक्ति भी है और त्याग करने से भी वो लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, तो उनको किस तरह से संगठित किया जाए, उसके लिए यहाँ जो आपके सामने अभी थोड़ी देर में जो महापुरुष यहाँ पर आएंगे, आपको संबोधित भी करेंगे और आपको पूरा बताएंगे कि इस लड़ाई को जो छेड़ी जा चुकी है पिछले 2.5 साल पहले, हालांकि तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी, बहुत सारे लोग इन षड्यंत्रों को उजागर भी कर रहे थे, लेकिन पिछले 2.5 साल से जब शिकंजा कसा गया तो लड़ाई प्रभावी हो गई। तो वो सब लोग आपको बताएंगे कि हम सब लोग एक साथ मिलकर भारत के नवनिर्माण में अपनी भूमिका को किस तरह से तय कर सकते हैं और किस तरह से आज हम बचा सकते हैं उस आज़ादी को जो बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानियों से इस देश के लोगों के हाथ में थमाई है हमारे वीर शहीदों ने। तो मैं रवि भाई से कहूँगा कि वो आए, रवि कोहाड़ जी, और जो आज के अतिथि हैं उनको मंच पर आमंत्रित कर लें। जैसा कि भारत के प्रत्येक कार्यक्रम का शुभारंभ हम दीपक जलाकर करते हैं, इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी दीपक जलाकर होगा। उससे पहले मैं रवि भाई से कहना चाहूँगा कि वो आएँ और हमारे अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम रवि कोहाड़ है और भारत नवनिर्माण अभियान जो बना है उसका मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। देखिए, अभी जो देश में हालात चल रहे हैं, पिछले 2 साल से वो हालात दिखने लगे हैं। 2014 में मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कोरोना के ऊपर है कि देश में एक ऐसा वायरस फैलाया जाएगा और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जाएगा। ये मैंने 2014 में बोल दिया था। कुछ लोगों ने शायद वो वीडियो देखी होगी आप में से। तो वो 2014 में मैंने बोल दिया था। मैंने इन लोगों पे काफ़ी अध्ययन किया जो ये अभी पूरी दुनिया को नियंत्रण कर रहे हैं। तो उसको अध्ययन करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप किसी के पूरा अध्ययन कर लो तो वो आगे क्या करने वाला है ये भी लगभग पता ही लग जाता है। तो जब ये पता लगा, तो जब शुरू में मुझे पता लगा तो मेरा तो पूरा दिमाग घूम गया। कई दिन तक तो मुझे नींद नहीं आई कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। जो मुझे बचपन से बताया गया है, अभी तक बताया गया है, वो एकदम से झूठ हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। और आप भी देखेंगे कि जब आपको पहले पता लगा होगा या हो सकता है इन 2 दिनों में कुछ पता लगे तो आपको भी लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये थोड़ी ना हो सकता है। मैंने तो आज तक ये ना कभी सुना है ना कभी सोचा है। तो जब ये पता लगा तो मैंने निर्णय किया कि परिवर्तन के लिए मुझे निकलना पड़ेगा। अगर मैं ये सोचता कि कोई परिवर्तन कर देगा और मैं किसी को बता दूंगा और वो कर देगा, तो शायद कभी परिवर्तन की शुरुआत भी ना होती। आज हम इतने लोग बैठे हुए हैं तो उसका जो कारण है वो शुरुआत एक व्यक्ति से होती है। जब कोई एक व्यक्ति निर्णय करता है, बाकी लोग उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो आज सबसे पहले सभी का मैं स्वागत करता हूं, जितने भी लोग आए हैं, और उनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम स्टेज पे बुलाएंगे। और पूरे दिन में कल लगभग ये समझिए कि खाना खाने से पहले कुछ ऐसे वक्ता हैं जो अपनी बात रखेंगे। 1 घंटा 1.5 घंटा का पूरा एक सेशन होगा और पूरी बात रख के हम ये समझेंगे कि इस देश में चल क्या रहा है आखिरकार। और सिर्फ ये नहीं, उसके बाद खाना खाने के बाद कल ये निर्णय करना है हमें सबको कि जो चल रहा है, जो गलत चल रहा है, उसको हम मिलके कैसे रोकेंगे, इसकी हमें योजना बनानी है। हम यहाँ सिर्फ ये निर्णय करने नहीं बैठे हैं कि क्या चल रहा है, ये निर्णय करने बैठे कि जो चल रहा है उसको रोक के और जो हमें चलाना है हम वो कैसे चलाएं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं एक ऐसे व्यक्ति का परिचय आपको दूं जिनसे इस संगठन की शुरुआत हुई है। क्योंकि किसी भी, जब एक बहुत बड़े साधु के पास मैं गया, मैंने कहा कि महाराज देश में बहुत बुरे हालात हैं, क्या होना चाहिए।
तो महाराज ने कहा कि अगर कोई भी तुम्हें सर्कल बनाना है, व्यास सर्कल, तो सर्कल बनाते समय सबसे पहले केंद्र बिंदु बना दो। अगर आपने केंद्र बिंदु बना दिया तो सर्कल बन जाएगा, और जब तक केंद्र बिंदु नहीं होता है तो सर्कल नहीं बन सकता है। आप गोल गोल घूमते रहोगे, सर्कल नहीं बनेगा। आपको बस एक केंद्र बिंदु बनना है। एक केंद्र बिंदु बना के उसमें फिर कुछ लाइन खींच दीजिए, उस केंद्र बिंदु से लाइन पास कर दीजिए, और बराबर उन लाइन को लेते हुए वहां से एक सर्कल बन जाएगा। तो सबसे पहले तो संगठन का एक केंद्र बिंदु होता है। एक व्यक्ति ऐसा होगा जिससे संगठन चलेगा, जो संगठन को दिशा देगा। आज तक इतिहास में कोई भी संगठन बनाओ, कांग्रेस सबसे बड़ा संगठन रहा था आजादी के समय। आप जानते हैं बहुत लोगों ने शुरुआत किसी और ने की, लेकिन एक व्यक्ति केंद्र बिंदु बन गया। उस व्यक्ति का नाम क्या था? नहीं, शुरुआत नहीं, केंद्र बिंदु जो बन गया, जिससे कांग्रेस चलती थी, जिसके नाम से आज देश के कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के पास उसका नाम लेना पड़ता है, चाहे वो उसको स्वीकार करे ना करे। महात्मा गांधी। एक व्यक्ति ने, उस समय हजारों वकील रहे थे, हजारों वकील, लेकिन एक व्यक्तित्व था जो वकील नहीं था, जो एक फकीर था, जो देश का केंद्र बन गया और पूरा देश उसके साथ खड़ा हो गया। रुकिए रुकिए रुकिए, आप सुनिए। उस समय की बात और आज की बात में एक सिमिलर है। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मैं लगभग 8 महीने पहले मिला। जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कोई एक वकील हैं, साधारण वकील होंगे, और मैं उनके पास जा रहा हूं, कुछ कोरोना के अगेंस्ट में कुछ बोल रहे हैं कि केस कर रहे हैं। लेकिन जब मैं उनसे मिला, उनका व्यक्तित्व मैंने जब देखा, तो उनका व्यक्तित्व देख के मुझे ये बात समझ में आई कि ये व्यक्ति सही में संगठन का केंद्र बिंदु बन सकता है, जहां से पूरे देश की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। वकील हजारों रहे हैं इस देश में, अभी भी देखा होगा कोरोना के टाइम पे भी हजारों वकील रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले बिल गेट्स को कोई कटघरे में खड़ा कर दे। एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने बिल गेट्स जैसे व्यक्ति को कोर्ट में घसीटने का हिम्मत की है। मैं उन व्यक्तित्व को, एक ऐसे व्यक्ति को जो सही में इस देश का मार्गदर्शन कर सकता है, जो आज का मैं उनको चाणक्य ही कहूंगा, क्योंकि जितनी रणनीति की समझ उनको है उतना शायद देश में आप जिनको भी देखेंगे नहीं मिलेगी। तो ऐसा व्यक्ति जिनको आप सब जानते हैं, आप जानते हैं कि वो कौन है, और उन व्यक्ति को हमने सबने मिलकर संगठन का अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया है। तो मैं चाहता हूं कि संसद यहां से बहुत दूर नहीं है, उनका स्वागत हो तो संसद को तालियों की गूंज से पता लग जाए कि देश में परिवर्तन की लड़ाई शुरू हो गई है। मैं स्टेज पे आमंत्रित करता हूं श्री नीलेश ओझा जी को। आज हम यहाँ सब एक परिवर्तन की लड़ाई के लिए बैठे हैं, तो हम सब नीलेश जी के विचार सुनेंगे। उससे पहले मैं स्टेज पर एक व्यक्तित्व को और बुलाना चाहता हूँ। उन व्यक्तित्व के बारे में मैं उनसे जब शुरुआत हुई मेरी इस सामाजिक या कहें कि इस लड़ाई की, तो मैं उनसे लगभग 10 साल पहले मिला था, और मैं भटक रहा था कि किससे मिलूं, कौन मेरी बात को सुनेगा, किसके साथ मैं मिलकर कदम से कदम बढ़ाऊं। तो मुझे एक व्यक्ति मिले। वो व्यक्ति का जब मैंने इतिहास जाना, वो व्यक्ति उड़ीसा के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। उनको जब देश में परिवर्तन करने निकले, उनको
स्वामी विवेकानंद की एक किताब मिली, कॉल टू द नेशन, राष्ट्र के प्रति आह्वान। तो जब राष्ट्र के प्रति आह्वान की वो किताब उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने निर्णय किया कि आजीवन देश की सेवा करेंगे, शादी नहीं करेंगे, और इसी के लिए अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक ऐसा नहीं कि साधारण व्यक्तित्व का जीवन नहीं जिया है, साधारण व्यक्तित्व का जीवन जीते हुए उन्होंने वो अद्भुत काम कर दिए हैं कि आप जानेंगे तो उड़ीसा में एक पोस्को कंपनी आई थी, आपने नाम सुना होगा पोस्को कंपनी का। पोस्को कंपनी ने वहां के कई गांवों पे कब्जा कर लिया सरकार की मदद से। उस व्यक्ति ने शुरुआत करके वहां के उड़ीसा में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और पोस्को कंपनी को वहां से भगा दिया। और पोस्को की हिम्मत नहीं हुई कि उड़ीसा के उन गांव में जाके वो कब्जा करके वहां से देश को लूटने का एक षड्यंत्र रच सके। तो दूसरा, उस व्यक्ति का अगर हम परिचय दें तो देश के जितने भी आंदोलन हुए हैं उन अभी पिछले 20 साल के उन आंदोलनों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन रहा हो, वो पार्टी में नहीं गए, उनका ये था कि पहले देश को एक खड़ा करें, अगर देश के लोग खड़े हो जाते हैं तो परिवर्तन वहीं से आएगा। तो वो पार्टी में नहीं गए, वो अन्ना हजारे के मूवमेंट में थे। वो अभी किसान आंदोलन में थे। अभी किसान आंदोलन आप जानते हो, जो 40 लोग सरकार से वार्ता कर रहे थे उसमें वो एक व्यक्ति थे। और उड़ीसा में आज भी उनकी एक कॉल पे 5 लाख लोगों का संगठन है। अगर वो कह दे कि 3 दिन बाद लोग आएंगे तो 1 लाख लोग कभी भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि आ जाएंगे, आ गए थे। और एक बार उन्होंने 2018 में विधानसभा को भी वहां घेर दिया था। और जब विधानसभा को घेरा तो उन्होंने एक योजना पास करानी थी सरकार से किसानों के हक में। तो वहां सरकार ने रातों रात वो योजना साइन करके लोगों के भय से, उस ताकत से उन्होंने हस्ताक्षर किए और वो योजना वहां पे पास की। तो वो ऐसे व्यक्तित्व मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा श्री अक्षय कुमार जी को, उड़ीसा से। अक्षय भाई। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखा दे सारी इनकलाब, तेरी सांसों में भी। भारत माता की वंदे। अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ युवाओं ने बहुत ताकत लगाई है, जो पूरा समय दिन रात जग के और उन्होंने चीज़ों को व्यवस्थित किया है। तो मैं उन युवाओं से चाहूँगा कि एक एक करके मैं उनका नाम लूँगा और वो अतिथियों का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। मैं चाहूँगा श्री अंकित यादव जी को वो आएँ और नीलेश ओझा जी का स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा राहुल शुक्ला जी को वो आएं और श्री अक्षय भाई का स्वागत करें। फोटो। यहां पर कुछ और ऐसे लोग बैठे हैं जो मैं जानता हूं, जिनको कई सालों से और अपने जीवन में त्याग और तपस्या करके उन लोगों ने, आप उनको सुनेंगे भी, इस वक्ता के जितने भी वक्ता हमने तय किए हैं उनमें से ऐसे और महान लोग हैं जिनको आप पूरा सुनेंगे और सुन के आपको समझ में आएगा कि उनकी तपस्या कितनी है और उनका ज्ञान कितना है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ लोगों का, जिनको मैं जानता हूं, उनका एक बार नाम लेके स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं श्री राकेश रफ़ीक जी का। तालियों से स्वागत कीजिए। राकेश रफ़ीक जी ने देश भर में जितने भी आंदोलन पिछले किसान आंदोलन से हुए हैं, महेंद्र सिंह टिकैत का, उससे पहले जेपी आंदोलन एक हुआ था, आपने नाम सुना हो, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार को पलट दिया था। उस आंदोलन की, जेपी आंदोलन की शुरुआत में ये रहे थे और संघर्ष वाहिनी से इनका जीवन शुरू हुआ था। और उनकी धर्मपत्नी मीनाक्षी जी भी यहाँ पर मौजूद है।
वो भी पूरे आंदोलन में रही हैं और वहीं से इनकी शुरुआत हुई थी। तो मैं मीनाक्षी जी का भी स्वागत करता हूँ। अब मैं स्वागत करता हूँ सत्य प्रकाश भारत जी का। इन्होंने अपना नाम ही सत्य प्रकाश भारत कर लिया और पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए देश की सेवा में लगा दी। और अभी मैं स्वागत करता हूँ श्री फिरोज मीठी बोरवाला का। फिरोज भाई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या षड्यंत्र चल रहे हैं उनको बहुत गहराई से समझते हैं और लोगों को समझाते हैं। और पूरा जो जहाँ भी ये जाते हैं, जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐसा इवेंट होता है तो सरकार इनको पहले से गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि सरकार डरती है कि ये व्यक्ति कहीं भी जाकर सरकार को पूरा हिला सकते हैं। तो अभी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमारा भारतीय परंपरा रही है कि हम ज्ञान का एक दीपक जलाएं। तो ज्ञान का दीपक जलाने के लिए जो हम शुरुआत करेंगे उसमें हम चाहते हैं कि कुछ लोग और नीचे से स्टेज पे आए जिनका मैंने स्वागत किया है। और नीलेश जी और श्री अक्षय भाई आप दीप प्रज्वलन करें। और इसके लिए राकेश जी को मैं बुलाना चाहूँगा, मीनाक्षी जी, सत्यप्रकाश भारत जी और फिरोज भाई। मैं अंबर भाई और वीरेंद्र भाई को भी बुलाना चाहूँगा। माफ़ कीजिएगा, मुझे यहाँ दिखाई नहीं दी, मुझे लगा यहाँ पर है नहीं। कहाँ है अंबर भाई? अच्छा, आइए आइए, आप आगे आइए ना। अंबर भाई और वीरेंद्र भाई का परिचय, उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अवेकनिंग इंडिया मूवमेंट, जो ये पूरे कोरोना की लड़ाई की शुरुआत हुई है, शुरुआत में जो एक कोर कमेटी बनी थी एम की, शुरुआत अंबर भाई ने और वीरेंद्र भाई ने और कई लोगों ने मिलकर की थी। तो हम उनका स्वागत करते हैं। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमो